हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रोमन इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स का रहेगा। फिजिक्स में हम डेरिवेशन की सीरीज करा रहे हैं, यानी कि बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए इंपोर्टेंट डेरिवेशंस। ये डेरिवेशंस वो रहेंगे जो पेपर में आने वाले हैं, यानी कि पेपर में यही आएंगे। जितने भी मैं डेरिवेशन कराऊंगा उनको कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। तो आज का डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। आज का डेरिवेशन है गॉस की प्रमेय की सहायता से। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, क्वेश्चन समझ लीजिए, डेरिवेशन का नाम समझ लीजिए क्या है। गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करनी है कि भैया गॉस की प्रमेय की सहायता से, यानी गॉस की प्रमेय तो यूज करनी है। एक समान रूप से आवेशित, यानी कोई तार है अनंत लंबाई का, एक समान रूप से आवेशित है, तो उसके निकट हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमको हेडिंग क्या डालनी है। अब हमको ये क्वेश्चन मिल गया, ये इतना बड़ा आपको क्या मिलेगा, एक प्रश्न मिल गया। अब उत्तर डालेंगे और हमको उत्तर में हेडिंग क्या डालनी है। सब आधे स्टूडेंट तो हेडिंग ही नहीं डाल पाते अच्छे से। तो देखिए, सारी हेडिंग आपको क्वेश्चन में ही मिलेगी। क्या है, देखिए, गॉस की प्रमेय की सहायता से इसको भूल जाओ, सीधे सीधे याद रखो, क्योंकि ये तो हमको यूज करनी है। ठीक है, यहां से लिख लो, एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। आप ऐसे हेडिंग डाल दीजिए, तो वही हेडिंग मैंने डाल दी है, एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और चाहे आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख दो या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, पूरी बात लिख दो, आपकी इच्छा है। यह सवाल में यहां पे कहता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त करो, तो आप यहां पे सूत्र लिख देते। जैसे क्वेश्चन की भाषा वैसे ही आपके उत्तर की भाषा। ठीक, समझ में आ गई, यह हैंडल गई। अब डेरिवेशन करने के लिए घबराते हैं, सर ये कैसे होगा। कुछ नहीं, आधी सारी बातें तो आपको क्वेश्चन में ही दे रखी है, और थ्योरी भी आपको क्वेश्चन में ही दे रखी है। क्या है थ्योरी, देखिए यहाँ पे एक चित्र बनाएंगे, ये वाला चित्र बना रखा है। इसने क्या कहा है कि एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई का तार है, तो हम यही चीज लिख देंगे, माना हमारे पास एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई का आवेशित तार है, आवेशित तार एक्स वाई है, ये लिख दिया। ये इस तरीके से हमने ये अनंत लंबाई का और एक समान रूप से इस पर आवेश हमने वितरित कर दिया। ठीक है, ओके। इस तार से आर दूरी पर, यहां पर आर दूरी पर एक बिंदु पी है, ये रहा आर दूरी पर, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यही तो बोला है क्वेश्चन में कि तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये इतनी थ्योरी लिखनी है, आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रही होगी। इतनी थ्योरी क्या दिखाई दे रही है, देखिएगा। माना एक्स वाई एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई का सीधा तार है, जिससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, आगे की चीज सुनिए। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम बिंदु पी से, आर त्रिज्या का बिंदु पी से गुजरने वाला एक गॉसियन पृष्ठ या एक बेलनाकार पृष्ठ या बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, ऐसे बोल दीजिए। ये रहा एक बेलनाकार, ठीक है, ये आर त्रिज्या कह दीजिए, बिंदु पी से गुजरने वाला आर त्रिज्या तथा एल लंबाई का एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु P से गुजरने वाला R त्रिज्या तथा L लंबाई का एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। ये गॉसियन पृष्ठ हमने खींच दिया। ठीक है, ओके, यहां पर कोई दिक्कत नहीं, यही थ्योरी है आपकी। ठीक है, चलिएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे, माना इस छोटे से सूक्ष्म क्षेत्रफल का हम क्या ले लेंगे, छोटा सा लेंगे। हम ये चित्र बना दिया, इसके बाद में हम थोड़ा सा देखिएगा किस तरीके से करेंगे। माना बिंदु P पर एक
सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए वेक्टर है। हमने मान लिया कि भैया यहां पर एक डीए वेक्टर है, कहां है ये, इसका नाम क्या है, डीए वेक्टर। ठीक है, ठीक, आप ध्यान से समझिएगा। तो अतः सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए वेक्टर का वैद्युत फ्लक्स कितना, हमने देखिएगा नॉर्मली वैद्युत फ्लक्स फाई ई होता है, लेकिन ये छोटा सा क्षेत्रफल है तो छोटे से क्षेत्रफल का वैद्युत फ्लक्स फाई ई डेल्टा फाई लगा दिया डी फाई, तो वैद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला नॉर्मली फाई बराबर होता है ई इंटू ए। ठीक है, वेक्टर रूप में दे रखा है तो हम यहां पे लिख देंगे, तो यहां पे क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भाई, क्योंकि ये आवेश है, ये आवेश है, आवेश के कारण इस बिंदु पर कुछ ना कुछ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जरूर होगी, होगी नहीं होगी। ठीक है, तो हम पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लें। जब वैद्युत, क्योंकि भाई ये यहां पर आवेशित तार है और आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, और इसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमने क्या खींचा, एक गॉसियन पृष्ठ खींचा। गॉसियन पृष्ठ की ही परिभाषा ये होती है कि एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ यहां पर जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है, अर्थात यहां पर ये जो पृष्ठ हमने खींचा है पूरा का पूरा गॉसियन पृष्ठ जो बेलन बना रखा है एल लंबाई आर त्रिज्या का, तो ये भी अपने आप में क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र होगा यहाँ पर। और हमारे पास में ये छोटा सा क्षेत्रफल लिया हमने डीए, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ ना कुछ होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटे से सूक्ष्म क्षेत्रफल, यानी सूक्ष्म क्षेत्रफल के लिए वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। ई क्या है, इस तार के कारण यहां पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, और एक डीए वेक्टर क्या है, ये क्षेत्रफल, ये छोटा सा क्षेत्रफल। क्योंकि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से निकलने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। तो यहां से कुछ ना कुछ तो वैद्युत बल रेखा, ये छोटा सा क्षेत्रफल है तो कुछ तो वैद्युत बल रेखा यहां से निकल रही होंगी, तो वही संख्या क्या है, वैद्युत फ्लक्स। तो वो निकलती कैसे, क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है और ये क्षेत्रफल कितना बड़ा है, दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब आप जानते हो जैसे कि पहले डेरिवेशन में हमने बताया था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा होता है। ऐसे यहाँ पर एक ही जगह पे क्या है, ई है और डी ए हो जाएगा, डी ए, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब ये थीटा क्या है, थीटा, ये थीटा क्या है, ई वेक्टर व डी ए वेक्टर के बीच कोण है। अब देखिएगा यहां से कोण कैसे निकलेगा। अब आपको पता है कि ये वाली जो चीज है वैद्युत क्षेत्र, धनात्मक आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं सीधी, तो यहां से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरीके से निकल जाएगी, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। और ये जो छोटा सा क्षेत्रफल लिया है, क्षेत्रफल हमेशा क्या होगा, बाहर की ओर ही निकलेगा, ये डीए वेक्टर की दिशा होगी। दोनों की दिशा एक समान है तो इनके बीच में कोण कितना, 0 डिग्री। तो लिख देंगे चूंकि ई वेक्टर व डी ए वेक्टर की दिशा एक समान है, इसलिए थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। थीटा बराबर 0 डिग्री हो, थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। तो थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो cos 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब cos 0 का मान 1 हो जाएगा तो ये समीकरण क्या हो जाएगी, डेल फाई ई बराबर ई इंटू डी ए, ये हो जाएगा। ये छोटे से क्षेत्रफल का, ये सूक्ष्म क्षेत्रफल के लिए बात चल रही है। अतः संपूर्ण पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स ई, ये हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, बस सिंपल सी बात ये है कि जैसे यहां पर ये छोटा सा क्षेत्रफल है, ऐसे मैंने बहुत सारे छोटे क्षेत्रफल बना दिए। जब इसका यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो ऐसे ही सभी का वैद्युत फ्लक्स अपना अलग अलग होगा। तो यदि मैं पूरे की निकालना चाहूं तो पूरा ये है कितना, ये एक पूरा बेलन बैठ रहा है, तो ये बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, ई इंटू ये पूरा किलोज क्षेत्रफल ले लेंगे, यानी किलोज, ये पूरा का पूरा हमने क्या कर दिया, किलोज एरिया ले लेंगे। ये एरिया है कितना, तो ये एरिया कितना हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ के लिए,
डी ए बराबर हो जाएगा बेलन का, संपूर्ण बेलन का क्या, संपूर्ण बेलन का डेल ए, मतलब ये क्षेत्रफल इसका, मतलब तो अब देखिए ध्यान से समझो भाई, ऐसे छोटा क्षेत्रफल है तो इसका कुछ वैद्युत प्लस इसका कुछ इसका कुछ, तो ये टोटल हम क्या करेंगे, अलग अलग ना निकाल के पूरे संपूर्ण एरिया जो ले रहे हैं कि ये एरिया है कितना। भाई सभी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कॉमन रहेगी, तो ये संपूर्ण क्षेत्रफल निकालेंगे तो वेलन का क्षेत्रफल यानी वेलन का वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा, डेल ए यानी कि डी ए कितना हो जाएगा 2 पाई आर एल। क्या होता है फॉर्मूला, वेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, एच की जगह पे क्या है, ये लंबाई कितनी है और ये बेलन की त्रिज्या कितनी है, तो ये चीज यहां पर रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5e बराबर 2 पाई आर एल इंटू ई, सॉरी ई यहां पे लिख दे, ई इंटू 2 पाई आर एल, इतना हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लो, ठीक है। अब ये यहां पे क्या कहा था कि गॉस की प्रमेय का यूज करना, तब हमको ये निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पे लिख देंगे हम जानते हैं, लिख दो, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या कहती है, वैद्युत प्लस कितना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 कितना होता है होता है नहीं होता, तो ये वाली जो फाई का जो मान है, या आप एक्सरसाइज करिए फाई और फाई का मान समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इस फाई का मान, ये गॉस की प्रमेय हो गई भाई। इन दोनों को हम बराबर, ये भी प्लस तो ये भी प्लस, गॉस की प्रमेय कहती है कि प्लस कितना होगा और ये हमारा प्लस कितना निकला, इन दोनों को बराबर रख सकते हैं, या ऐसे करिए ये समीकरण 1 से फाई ई का मान इसमें रख देंगे तो कितना हो जाएगा, ई इंटू 2 फाई आर एल बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 कितना हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल मिला के ई की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, क्यू अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन 0 इतनी हो जाएगी, ठीक है, ध्यान समझिए इतनी। लेकिन अभी भी बात खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इस सीधे लंबे तार पर आवेश की मात्रा माना कि एक समान रूप से वितरित है, तो लेकिन होगा तो कुछ ना कुछ तो आवेश बैठेगा टोटल मिला के, तो टोटल हमने माना कि इस तार पर आवेश की मात्रा Q है, तो एकांक लंबाई पर जो आवेश की मात्रा होगी उसको रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, जल्दी यहाँ पे यहां तक कर लीजिए, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद में आपको कराता हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहां तक, ठीक है। क्योंकि भाई तार पर क्या है, हम क्या कहना चाह रहे हैं, चूंकि तार पर आवेश एक समान रूप से आवेशित है, तार पर जो आवेश जो है वो एक समान रूप से आवेशित की जगह पर वितरित लिख दो, ज्यादा बेटर रहेगा, वितरित है, इसलिए तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा कि भैया एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा, तार के यानी तार बहुत लंबा है उस पर क्यों आवेश वितरित है एक समान रूप से, तो हम एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा निकालेंगे तो उसको बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व। तो तार का रेखीय आवेश घनत्व कितना हो जाएगा, लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, तो क्यू का यहां से मान निकालेंगे, क्यू का मान तो कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल, ये हो जाएगा, और ये मान यहां पर रख देंगे, इसको समीकरण 2 मान लो, समीकरण 2 से, तो क्या हो जाएगा, ई बराबर, ये देखिएगा Q की जगह पे हम क्या लिख देंगे, लैम्डा इंटू एल, और नीचे क्या है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दीजिए, चलो पहले तो ये लिख देना 2 पाई आर एल एप्सिलॉन 0। अब होगा क्या, देखिएगा ध्यान से, इससे ये कट जाएगा तो E बराबर, अब देखिए ध्यान से 1 अपॉन ये से 2 पाई एप्सिलॉन 0, जैसे हम ये एक साथ ले लिया, इंटू लैम्डा अपॉन आर, इस तरह से लिख दिया, न्यूटन प्रति कूलम। हालांकि इसको भी हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख देंगे, 1 अपॉन यहां पर कर देंगे 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो यहां पर कर देंगे 2 लैम्डा अपॉन आर। इस तरीके से क्यों कर दिया ये, क्योंकि
ये जहां जहां 1/4πε0 बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 इतना होता है, ये होता है। ठीक है, इसका मान, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, तो ये चीज याद रखिएगा इस चीज को कि यहां पर हमने ये 1 देखिए ये 2 पाई एक साथ ले लिया और ये एप्सिलॉन 0 ले लिया, लैम्डा अपॉन आप पीछे कर दे 1/2 पाई, क्योंकि इतने की वैल्यू नहीं होती है ना, तो हमने क्या किया 2 की ऊपर गुणा करी, 2 का नीचे गुणा कर दी। भाई 2 की ऊपर गुणा 2 का भाग का मतलब इसमें भाई 2 से 2 कट जाएगा तो बात तो वही आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नीचे भी 2 की मल्टीप्लाई कर दी, ऊपर भी 2 की मल्टीप्लाई कर दी। कहने का मतलब ये था कि ये 1/2 पाई था एप्सिलॉन 0, इसमें मैंने 2 की ऊपर मल्टीप्लाई और 2 की नीचे तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 और 2 ये इसके साथ में आ गया। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, आगे बात समझ में नहीं आई, तो यही आपकी किसी भी एक अनंत लंबाई का तार है, उसके कारण r दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो कितनी होगी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपॉन r। लैम्डा क्या है, लैम्डा है रेखीय आवेश घनत्व, इस तार का रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, चलिएगा, आई होप कि आपको ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। नेक्स्ट डेरिवेशन आज ही मिलेगा आपको। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। जय हिंद।